वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जीरो टू हीरो सीरीज में लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में हम देखेंगे कार्बोकेटायन क्या होता है, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, किस प्रकार से हम कार्बोकेटायन को बना सकते हैं और उसमें जो इन्वॉल्व रिएक्शंस होते हैं उनको देखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा कार्बोकेटायन सीरीज को। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यदि फ्यूजन होता है और यह फ्यूजन दो प्रकार से संभव था। एक तो था हेट्रोलैप्टिक फ्यूजन हो, दूसरा था होमोलैप्टिक फ्यूजन हो। यदि हेट्रोलैप्टिक फ्यूजन होता है तब आपका कार्बोकेटायन बनता है और कार्ब अनायन बनता है। यदि आपका फ्यूजन होमोलैटिक होता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो आज हम हेट्रोलैप्टिक फ्यूजन का कार्बोकेटायन भाग पढ़ेंगे। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो एटॉमिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे लेक्चर 1 पे आपको फ्यूजन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन। डेफिनेशन क्या होगा कार्बोकेटायन का? कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश। कोई भी कार्बन के ऊपर जब कोई धनात्मक आवेश आता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक साथ देखेंगे। तो पहले हम कार्बोकेटायन किसको बोलेंगे? कार्बन के ऊपर धनात्मक चार्ज। ओके, इसका डेफिनेशन लिख भी देते हैं। कार्बन have पॉजिटिव चार्ज, इसको हैविंग लिखना चाहिए, हैविंग पॉजिटिव चार्ज नोन एज कार्बोकेटायन। जब कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ट्राइवेलेंट स्पीसीज होता है और उस पे ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये होता है कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके, वैकेंट ऑर्बिटल। इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं देखते हैं। पहला, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। दूसरा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना बंद बनाने के पश्चात, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल के तरह। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इसका शेप कैसा होगा? तो ये ट्राइगोनल प्लानर होता है। इसका जो शेप है वो आपका ट्राइगोनल प्लानर होता है।
जब ट्राइगोनल प्लानर होता है मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ट्राइगोनल प्लानर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 120 डिग्री का बंद कोण बनाएगा। ओके, चलिए। और यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें कार्बोकेट आयन का तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका सिंपल सा कार्बन का होगा 1s² 2s² 2p का 2। लेकिन कार्बोकेट आयन बनने के बाद क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 1s² 2s² 2p का 1। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कार्बोकेट आयन का। आइए देखते हैं कितने प्रकार के कार्बोकेट आयन होता है। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बोकेट आयन। दूसरा पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ कार्बोकेट आयन। कार्बोकेट आयन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल, या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्लासिकल कार्बोकेट आयन। एक होगा इस प्रकार से, ऐसे हम लकीर खींच लेते हैं। एक होगा हमारा क्लासिकल कार्बोकेट आयन, दूसरा होगा नॉन क्लासिकल। क्लासिकल किसको बोलेंगे तो क्लासिकल हम बोलते हैं सिंपल ट्राईवैलेंट स्पीसीज को। क्लासिकल कहने का मतलब है सिंपल ट्राईवैलेंट स्पीसीज। ट्राईवैलेंट मतलब ये आपका कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन या कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन के जगह पे, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ये होता है आपका क्लासिकल। ओके, नॉन क्लासिकल किसको बोलेंगे तो जो भी ब्रिजिंग पोजीशन पे आपका कार्बोकेट आयन बने, जैसे कि आपका ये यहाँ पे आपका कार्बोकेट आयन बनना, ये होगा आपका नॉन क्लासिकल। जहाँ पे भी ब्रिजिंग देखने को मिले, जहाँ पे भी आपको कार्बोकेट आयन ब्रिजिंग पे देखने को मिले उसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल। और क्लासिकल सिंपल सा ट्राईवैलेंट स्पीसीज। ये ट्राईवैलेंट देखो 1 2 3 ट्राईवैलेंट दिख रहा है, तो जो भी आपका ट्राईवैलेंट कार्बोकेट आयन होगा उसको हम क्लासिकल कार्बोकेट आयन बोलेंगे, और जो भी ब्रिजिंग पे कार्बोकेट आयन बनेगा उनको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेट आयन बोलेंगे। आइए अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी कार्बोकेट आयन जो हम बनाएंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन, देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होता है वो होता है एरोमेटिक का। यदि कार्बोकेट आयन बनता है और वो एरोमेटिसिटी को गेन कर लेता है तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। उसके बाद डांसिंग रिजोनेंस का होता है। उसके बाद प्लस एम प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन का सीरीज है, इसके बेसिस पे हम निकालते हैं। किसी भी
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमको यदि स्टेबिलिटी निकालना है, कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी निकालना है, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। यदि कंपाउंड एरोमेटिक बनता है कार्बोकेटायन बनने से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। जैसे कि ये आप देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन बना, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। 120 बॉन्ड एंगल हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लानर हो गया, sp2 संकरण हो गया, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया अकॉर्डिंग टू द हकल रूल। हकल रूल के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक है, तो ये वाला कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, आइए और पूरा सीरीज लिख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा आपको समझ में आए। तो कार्बोकेटायन का सीरीज देखिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कई बार एग्जाम में इसी सीरीज को पूछ लिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा होगा, और फिर लास्ट में ये होगा। उसके बाद ये पहला सीरीज मान लो, दूसरा सीरीज PH3 कार्बोकेटायन, फिर PH2 कार्बोकेटायन, फिर आपका PH कार्बोकेटायन। PH का मतलब बेंजीन रिंग है ना, फेनिल रिंग, शॉर्ट फॉर्म में हम PH बोलते हैं फेनिल रिंग को। उसके बाद 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और 1st डिग्री। 3rd डिग्री मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, इस प्रकार से CH3 CH3 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। 2nd डिग्री मतलब 2 कार्बन से अटैच हो, CH3 CH3 कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन कहने का मतलब एक कार्बन किसी और दूसरे कार्बन से अटैच हो, बाकी जगहों पे तो हाइड्रोजन होगा, ये आपका प्राइमरी हो गया। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। मेनली रूल याद रखिएगा कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, यदि डांसिंग रिजोनेंस होता है तो वो भी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। उसके बाद प्लस एम, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। आइए देखते हैं कार्बोकेटायन कैसे बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, किस प्रकार से हम कार्बोकेटायन का जनरेशन कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, यदि उसमें हम एसिड डालेंगे तो आपका एक कार्बोकेटायन बनेगा। ये होगा आपका कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें यदि हमने H+ डाला तो जो बनेगा वो होगा आपका कार्बोकेटायन। आगे अभी हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देखने को बात है कि यदि आपका जो H+ है वो आपका मोनोप्रोटिक होगा तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि आपका जो एसिड है वो डाइप्रोटिक होगा यदि आपका जो एसिड है वो डाइप्रोटिक होगा, जैसे डाइप्रोटिक कहने का मतलब H2SO4 H3PO का 4, इस प्रकार से डाइप्रोटिक होगा। मोनोप्रोटिक कहने का मतलब HCl,
इनकी बात कर रहा हूँ, HBr। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो विलोपन अभिक्रिया प्रेफर किया जाएगा, एलिमिनेशन। यदि आपका एसिड मोनोप्रोटिक है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगा। यदि आपका एसिड डाइप्रोटिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको ये बात हमेशा याद होना चाहिए। यदि आप कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें H+ डालेंगे तो वो H+ या तो मोनोप्रोटिक हो सकता है, जैसे कि HCl, HI, HF, HBr, कुछ भी हो, मोनोबेसिक हो या मोनोप्रोटिक हो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगा। यदि आपका डाइप्रोटिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा। आइए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कौन कौन से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनकी सहायता से हम कार्बोकेटायन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं जिसमें हम एसिड डालेंगे तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो पहला स्पीसीज देखिए, फ्रॉम अल्कोहल। यदि हमारा जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है वो अल्कोहल होगा, कुछ इस प्रकार होता है, अल्कोहल ROH समूह मतलब अल्कोहल। और यदि हम इसमें H+ डालेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को कनेक्ट करेगा, R+ बनाएगा, H2O आपका बाहर निकलेगा। तो ये आपका एक जनरेट हो गया कार्बोकेटायन। आप अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल में यदि H+ डालेंगे कोई भी एसिड तो आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। आइए कोई दूसरा स्पीसीज लेके देखते हैं। यदि आप कोई अल्कीन लेते हैं, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन लिया कुछ, ये आपका कोई अल्कीन है मान लो ये, और इसमें हमने डाला कोई भी H+, तो ये हम जानते हैं कि जो ओलिफिन होता है, अल्कीन होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो ये H+ को कनेक्ट कर लेगा और आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये आपका एक कार्बोकेटायन बन गया, वो भी कैसा, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। आइए कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेके देखते हैं हम। यदि हम ईथर ले तो तीसरा देखिए, यदि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ईथर लेते हैं तो क्या होगा, ईथर किसको बोलते हैं, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। और यदि हमने इसमें H+ डाला तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेगा और बनेगा क्या, तो R+ यानी कार्बोकेटायन प्लस ROH, एक अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोकेटायन बनेगा। क्या क्या बनेगा, एक कार्बोकेटायन बनेगा और दूसरा हमारा अल्कोहल होगा। आइए कोई चौथा स्पीसीज लेते हैं। चौथा स्पीसीज हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई भी कार्बन और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। ओके, अब इसमें हम कोई भी लेविस एसिड डालेंगे, जैसे कि AlCl3 डालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, R+ प्लस AlCl का नेगेटिव। ये हमारा कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। तो अल्किल हैलाइड में भी यदि हम H+ डालें, सॉरी लेविस एसिड डालेंगे तो हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा। आइए कोई दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेके देखते हैं। यदि हम कार्बोनिल लेते हैं तो, और कार्बोनिल में यदि हम H+ डालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यदि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोनिल हो
कार्बोनिल हो कहने का मतलब ये आपका कार्बोनिल हो गया। और इसमें यदि हमने H+ डाला तो जो ऑक्सीजन की ये जो लोन पेयर है वो इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बनाएगा कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज अभी काफ़ी अनस्टेबल है इसलिए ये रिजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका बन गया OH और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया। तो यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप H+ डालेंगे तो आपका एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा। वो भी कैसा? तो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है? 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। आइए हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं। यदि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमाइन है RNH2, यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे यदि आप H+ डालोगे तो आपका ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, NH3 का पॉजिटिव चार्ज और फिर ऐसे करके R पॉजिटिव प्लस NH3 अमोनिया। लेकिन ये मेथड आपका रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं होता। अमोनिया में कार्बोकेटायन नहीं निकलता, इसलिए आपको कोई दूसरा मेथड उपयोग में लेना होगा। आइए हम दूसरा मेथड उपयोग करते हैं। यदि आपको अमाइन से कार्बोकेटायन बनाना है तो आपको NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण लेना होगा। इससे प्राइमरी जो अमाइन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है RN2 में और उसके बाद जब आप लोग हीट करोगे तो N2 गैस का लॉस होता है और आपका एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये मेथड आपका राइट मेथड है, ये राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। यदि आपको प्राइमरी अमाइन से कार्बोकेटायन बनाना है तो आपको NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण लेना होगा और फिर हीट करना होगा, तब आपका एक कार्बोकेटायन का जनरेशन हो सकता है। आइए हम असील क्लोराइड देखते हैं। यदि असील क्लोराइड में हम HCl या फिर लेविस एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा? 7वां नंबर है असील क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे हम असील क्लोराइड बोलेंगे। यदि हाइड्रोजन क्लोराइड जुड़ा हो तो आपका असील क्लोराइड बोलेंगे या फिर असील हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ओके, चलो आइए देखते हैं इसमें। यदि हम इसमें H+ डालेंगे, लेविस एसिड डालेंगे, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसमें हम लेविस एसिड डालते हैं LCl3, तो आपका कुछ इस प्रकार से स्पीशीज बनेगा। और यहाँ पे आपका एक कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा। इसको दूर करने के लिए एक रिजोनेंस होगा जिससे अफिलेनियम आयन का निर्माण होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज ये है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होकर यहाँ जाएगा। ओके, आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज़्यादा जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल भी आगे हम लोग करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो।
आइए देखते हैं कार्बोकेटायन में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद हम और उसके आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कार्बोकेटायन क्या क्या रिएक्शन दिखा सकता है, तो कार्बोकेटायन आपका एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब, मान लो आपका कोई ओलिफिन है, उसमें H+ डालेंगे HCl के रूप में, फ्रॉम HCl। अभी हम लोग देखे हैं कि वो H+ को पकड़ लेगा और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनेगा। चूंकि ये कार्बोकेटायन काफ़ी स्टेबल है, तो आपका ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट में आपका HCl आपका ऐड हो गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन दिखा सकता है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखा सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, जो हमारा अभी इस चीज को ले लेते हैं, ये आपका क्लोराइड है, इस क्लोराइड में यदि हमने डाल दिया H2O, तो Cl सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे OH बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टेंट। तो सिंपल सा Cl के जगह पे OH आके जुड़ गया, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। इस Cl के जगह पे क्या जुड़ गया, OH। Cl का प्रतिस्थापन हो गया OH के द्वारा, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोकेटायन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी बताता है। कौन सी रिएक्शन बताता है, तो एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा कि इसी स्पीसीज को हम ले लेते हैं, ये आपका OH बना और इसमें हमने डाला कोई भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ओके, डाइप्रोटिक होना चाहिए ना, एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, H2SO4 डाइप्रोटिक होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि यदि आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो H2SO4 डाइबेसिक आपको यूज करना है, सॉरी डाइप्रोटिक यूज करना है। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका इस प्रकार से होगा। लॉस क्या होगा, तो एक H2O मॉलिक्यूल लॉस होगा, यहाँ से H+ डोनेट होगा, इस ऑक्सीजन का एक्सेप्ट करेगा और बाहर क्या निकलेगा, तो H2O और बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा। ठीक, इसका मैकेनिज्म देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये H+ को पकड़ने के बाद क्या बना लेगा, OH और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे H2O लॉस होता है, लॉस होने के बाद आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, फिर यहाँ पे जो डाइबेसिक होता है, सॉरी डाइप्रोटिक होता है, ये नेगेटिव, ये जो बना है वो संयुग्मित क्षार होता है, वो यहाँ के हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बंद यहाँ शिफ्ट होगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल सा ये मैकेनिज्म होता है। तो जो भी डाइप्रोटिक एसिड होगा वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, जो भी मोनोप्रोटिक होगा वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, जो भी मोनोप्रोटिक होगा वो सब्स्टिट्यूशन की ओर जाएगा, जो भी डाइप्रोटिक होगा वो एलिमिनेशन की ओर आगे बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अभी और डिस्कस करेंगे, जो कि है विंग कंट्रैक्शन और विंग एक्सपेंडेशन। ये जानना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी है कि विंग कंट्रैक्शन क्या होता है, विंग फॉर्मेशन क्या होता है। यदि आप कार्बोकेटायन को पढ़ रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें आना चाहिए। ओके, यदि मैं कुछ रूल्स भी लिखा दूंगा कि विंग कंट्रैक्शन कब करते हैं,
विंग एक्सपेंटेशन कब करते हैं? विंग एक्सपेंटेशन करने का मतलब विंग के साइज को बढ़ाना, विंग कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विंग के साइज को कम करना। तो हम विंग के साइज को कब कम करेंगे, कब बढ़ाएंगे, आगे अभी हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। इसके लिए हमको जानना होगा विंग फॉर्मेशन कि कौन सा विंग सबसे जल्दी फास्ट होता है। तो विंग फॉर्मेशन 5 मेंबर्ड का सबसे फास्ट होता है, फिर 6 मेंबर्ड का, 4, 7, 8, 3। ये आपका विंग फॉर्मेशन का सीरीज है। तो 5 मेंबर्ड विंग सबसे फास्ट होगा। यदि आपका कोई 3 मेंबर्ड विंग है तो क्या करेगा, विंग एक्सपेंटेशन करेगा और विंग 3 से 4 में जाएगा। ओके। यदि कोई आपका 6 मेंबर्ड विंग है और यदि पॉसिबिलिटी है कि 5 मेंबर विंग बने तो 6 मेंबर से 5 मेंबर में आएगा, मतलब अपने विंग के साइज को छोटा करेगा, विंग कंट्रैक्शन करेगा। आगे अभी हम और अच्छे से एग्जाम्पल में देखेंगे कि विंग कंट्रैक्शन क्या होता है, विंग एक्सपेंटेशन क्या होता है। चलो एक सीक्वेंस देख लिए रहो कि होता क्या है। कि कोई भी आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ओके, कोई भी आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो आप या तो विंग के साइज को छोटा करोगे, मतलब विंग कंट्रक्शन करोगे, या फिर आप क्या करोगे तो विंग के साइज को बढ़ाओगे, विंग एक्सपेंशन करोगे। ओके, ये कहलाता है रीअरेंजमेंट। विंग के साइज को बड़ा करना, छोटा करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे। ये आपका ओके, जब हम विंग के साइज को या तो विंग कंट्रक्शन करेंगे या फिर आपका विंग एक्सपेंशन करेंगे। ओके, चलिए अब उसके बाद इसके बाद इंटरमीडिएट से या तो आप एडिशन रिएक्शन करोगे या फिर आप एलिमिनेशन करोगे या फिर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन कब करोगे, जब आपका मोनोप्रोटिक हो, एक ही प्रोटॉन होना चाहिए, उसको हम मोनोप्रोटिक बोलते हैं। विलोपन कब करोगे, एलिमिनेशन जब आपका डाइप्रोटिक हो, जैसे कि H2SO4, H3PO का 4। एडिशन कब करना है, सिंपल सा कोई ओलिफिन मिलेगा, यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, ऐसे डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं आपको ऐसे डबल बॉन्ड ही मिलेगा, तब आपको एडिशन की ओर जाना है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, असिल क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ईथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें आपको जैसे एसिड डालोगे, एसिड डालने के बाद या तो विंग कंट्रक्शन करोगे या तो विंग एक्सपेंटेशन करोगे, रीअरेंजमेंट करना है सिंपल सा। रीअरेंजमेंट करके आपको क्या करना है, एक सिंपल सा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। इस रीअरेंजमेंट में आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इस रीअरेंजमेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटायन का बनना। क्या होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटायन का बनना। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, स्टेबल कार्बोकेटायन का बनना ही हमारा मेन पर्पस है। हमें कार्बोकेटायन स्टेबल ही चाहिए जिससे रिएक्शन आसानी से हो सके। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि रिंग का बॉन्ड एंगल कैसे चेक करें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल ऑफ रिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑफ रिंग। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है
180 माइनस 360 बटे एन। एन क्या है तो विंग का साइज होता है। एन इक्वल टू साइज ऑफ विंग, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, एनीथिंग एल्स। ओके, साइज ऑफ विंग। ओके, एक आध एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं 3 मेंबर का विंग लेता हूँ, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ये 3 मेंबर विंग है, तो देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमारा 180 माइनस 360 बटे विंग का साइज क्या है, एन मतलब 3 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। सॉल्व कर लो, नहीं होता तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 120, 80। इसको सॉल्व करेंगे तो 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60। मतलब हमारा जो ये विंग का साइज है वो कैसा है, 60 डिग्री का। ओके, आइए एग्जाम्पल दूसरा कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल दूसरे में देखते हैं। यदि आपका विंग का साइज 4 हो तो 4 होगा तो क्या करेंगे, 180 माइनस हमारा सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 360 बटे में हमारा 4। इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 36, 4, तो इसका हमारा आ जाएगा आपका सिंपल सा 90 अंश। ओके, ये कैसे आया, तो 180 माइनस 90, इसको जब हम घटाएंगे ये आपका 9 चौक 36। ओके, ये आपका 90 अंश। आसान है, बना लेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसी भी विंग का साइज क्या होगा। ओके, आइए अब हम हमारे जो जरूरी टॉपिक था विंग कंस्ट्रक्शन और विंग एक्सपेंशन क्या होता है, लिखिए। विंग एक्सपेंशन, तो विंग एक्सपेंशन का मतलब होता है विंग के साइज को बढ़ाना। विंग के साइज को कब बढ़ाएंगे, जब 3 से 4 मेंबर जाना हो, 4 से 5 मेंबर जाना हो। 5 से 6 नहीं जाना होगा ना, क्योंकि हमने देखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका ज़्यादा होता है, तो 5 मेंबर का ज़्यादा होता है। तो हम विंग एक्सपेंशन कब करेंगे, जब हमारा स्टेबल और रेट ऑफ फॉर्मेशन विंग ज़्यादा हो वो बने। ओके, तो विंग एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विंग के साइज को बढ़ाना। ओके, कब बढ़ाएंगे, तो इसके लिए 3 से 4 जाना हो, दूसरा पॉइंट है। 3 से 4 विंग बनता हो तब, 4 से 5 विंग बनता हो तब, 5 से 6 बनता होगा तो हम नहीं बनाएंगे। ओके, तीसरा पॉइंट देखो कि जब आपका कार्बोकेटायन आउटर साइड में बने, विंग के आउटसाइड बने, इसको और भी लिख सकते हैं आउटर साइड ऑफ विंग। कहने का मतलब है, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लो आपका कोई एक विंग है 4 मेंबर का। ओके, और ये आपका एक कार्बोकेटायन, देखो ये रहा आपका विंग का पार्ट इतना, और ये आपका अलग से कार्बोकेटायन, मतलब विंग के बाहर बने। तब आप क्या करोगे, विंग एक्सपेंटेशन करोगे, मतलब विंग के साइज को बढ़ाओगे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड पॉइंट, विंग कंस्ट्रक्शन कब करना है, तो कब करोगे, आउटर साइड ऑफ विंग, जब विंग के आउटसाइड बने। ये आपका 4 मेंबर का विंग हो गया और उसके आउटर साइड में ये आपका कार्बोकेटायन। तो कैसे करोगे, कोई भी साइड को या तो इस साइड को लेके यहाँ शिफ्ट करोगे या इस साइड को लेके यहाँ शिफ्ट करोगे, जो भी आपका मन लगे, दोनों सही होगा। तो उससे होगा क्या, देखो 5 मेंबर्ड विंग पॉसिबल होगा। ओके, और यदि हम इसको प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये आपका विंग एक्सपेंटेशन हो गया। आइए देखते हैं विंग कंस्ट्रक्शन कब करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, विंग कंस्ट्रक्शन। विंग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे,
विंग कंट्रक्शन, विंग कंट्रक्शन मतलब विंग के साइज को छोटा करना। विंग के साइज को छोटा करना। विंग कंट्रक्शन का सिंपल सा मतलब होता है जो विंग होगा उसके साइज को कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन विंग का उसको बढ़ाना है। जैसे 6 मेंबर टू 5 मेंबर करोगे, जैसे देखो 8 मेंबर से 7 मेंबर जाओगे, 7 से 6 जाओगे, 6 से 5 जाओगे। ओके, 6 से 5 मेंबर पर जाओगे, लेकिन 5 से 4 नहीं जाना है, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन 5 का ज़्यादा होता है, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 4 का। ओके, तो विंग, आइए देखते हैं कि विंग कंट्रक्शन हमको कब कब करना है। ठीक उसी प्रकार से लिखिए इसमें भी विंग कंट्रक्शन कब करना है। तो इसमें आप लोग करोगे जब आपका कार्बोकेटायन विंग पर ही बने। विंग कार्बोकेटायन प्रेजेंट इन विंग। ओके, इसको लिखता हूँ, कार्बोकेटायन प्रेजेंट इन विंग। जब कार्बोकेटायन विंग पर ही प्रेजेंट होगा तब आप क्या करोगे? विंग कंट्रक्शन करोगे। कुछ इस प्रकार से देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। या हमने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये आपका मान लो 6 मेंबर का कोई विंग है और ये आपका कार्बोकेटायन, देखो विंग के ऊपर भी बना है ना कार्बोकेटायन। इससे पहले हम देखे थे, देखो ये विंग के बाहर बना है आपका कार्बोकेटायन। तो जब विंग के बाहर बनेगा तो हम क्या करेंगे? विंग एक्सपेंटेशन करेंगे, और जब विंग पर ही बने कार्बोकेटायन तब हम विंग कंट्रक्शंस करते हैं, मतलब विंग के साइज को छोटा करते हैं। तो देखो विंग के साइज को छोटा कैसे करेंगे? या तो हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे या यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हमारा सिंपल सा एक 5 मेंबर का विंग बनेगा, और ये आपका प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जनरेट होगा। कहीं पे भी करा लो, इस साइड को कराओगे तो ये आपका, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। क्लियर है? विंग कंट्रक्शन और विंग एक्सपेंटेशन कब करोगे? यदि ये समझ में आ गया होगा तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कि मान लो आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया OH, सिंपल सा अल्कोहल है। इसमें आप क्या डालोगे? कोई भी H+ HCl डाल देते हैं। HCl क्या है? मोनोप्रोटिक है, मतलब कौन सा अभिक्रिया देगा? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसे कराना है वो भी देखेंगे। OH के जगह पे Cl जुड़ना है। अब जरूरी नहीं है कि जहाँ पे OH है वहीं पे Cl आए। ओके, आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। ये जो अल्कोहल है, हमने देखा था कि अल्कोहल H+ लेके -H2O कर लेगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बोकेटायन, यहाँ पे CH3। अब चूंकि ये आपका कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन। इसको हमको और भी ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ का एक H को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सिंपल सा क्या बोलेंगे? 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा? ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ये होगा 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। देखो एक कार्बन से 3 कार्बन है, 1 2 और 3, इसलिए हम इसको बोलेंगे 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। और हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं पिछले नोट्स में कि 3rd डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन द 2nd डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, इसलिए 3rd डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम इसको फॉर्मेशन करते हैं।
अब जो बचा हुआ Cl माइनस है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बना लेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका Cl। तो OH के जगह पे Cl आया, बट लेकिन जहाँ पे पोजीशन देखिए, पोजीशन बदल गया ना, क्योंकि हमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। आप यदि OH को हटा के सिंपल सा Cl लगा देते तो आपका गलत प्रोडक्ट हो जाता। आपको पता है कि जब मोनोप्रोटिक होता है तो सब्स्टिट्यूशन कराना है, OH को हटा के Cl को जोड़ना है, लेकिन उसके पोजीशन को डिसाइड करना ये ज़्यादा जरूरी है। उसके पोजीशन को डिसाइड कौन करता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आइए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेम इस चीज़ का ले लेते हैं, लेकिन इस बार कोई हम दूसरा चीज डालेंगे इसमें, OH। इस बार हम डालते हैं इसमें एक कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। डाइप्रोटिक है। डाइप्रोटिक मतलब कौन सा रिएक्शन बताता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बताएगा विलोपन अभिक्रिया। क्या होगा, OH H को पकड़ेगा। अब ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। ये आपका CH3, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर से, लेकिन यहाँ पे देखो 1 to शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से जो बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस होगा वो प्रोटॉन को यहीं से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका सिंपल सा एक ओलिफिन का निर्माण करेगा। ओके, दैट इज द प्रोडक्ट। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना हमेशा, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन में एक नया पाई बंध बनता है। एक नया पाई बंध करने का मतलब एक से भी अधिक हो सकते हैं यदि उसमें एलिमिनेशन कई प्रकार का हो रहा होगा तो सिंपल सा यदि एक एलिमिनेशन अभिक्रिया हो रहा है तो एक नया पाई बंध बनेगा। यदि एडिशन अभिक्रिया हो रहा है तो पाई बंध टूट के मतलब लॉस होगा एक पाई बंध और उसमें कुछ आके नए मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इसी में यदि देखो मैं आपका कॉन्सनट्रेटेड के जगह डिल्यूट H2SO4 लेता, डिल्यूट H2SO4, तो अभिक्रिया बदल जाता। तो आपका जो अभिक्रिया है वो आपका कोई दूसरा अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ जाता। दूसरा अभिक्रिया कहने का मतलब देखिए कि कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी। H+ डोनेट करेगा, क्या बनाएगा आपका सिंपल सा एक यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका फिर जो भी होगा वो 1 to H शिफ्ट करेगा। ये आपका 1 to H शिफ्ट आपका जनरेशन हो जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका अब H+ से क्या होगा आपका, तो यहाँ पे डिल्यूट का मतलब उसमें H2O प्रेजेंट होता है। डिल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें ऑलरेडी H2O आपका प्रेजेंट है, तो ये H2O आपका इसमें अटैक कर देगा। OH आयन। ओके, ये इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। डिल्यूट कहने का मतलब होता है आपका उसमें H2O प्रेजेंट होता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो होता है पिनेकॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम आज की क्लास काफ़ी लंबा हो गया है तो हम बाकी बातों पे फिर कभी नेक्स्ट बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट की क्लास हम लेक्चर 3 फिर से कल परसों किसी भी दिन लेक्चर यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रिक्स का खजाना सीरीज है, उस पर जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पे हर रोज़ नए नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए एक प्यारा सा छोटा सा आप सभी को
चलिए तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।